नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है, जहां मसूरी पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन LBS अकादमी के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं। IAS कोर्स के समापन समारोह में शामिल होंगे। लाल बहादुर शास्त्री सरदार पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां IAS कोर्स के कार्यक्रम में पहुंचे हुए लाल बहादुर शास्त्री सरदार पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए उत्तराखंड मसूरी पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन LBS अकादमी के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ IAS कोर्स के समापन समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लाल बहादुर शास्त्री सरदार पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए नजर आई। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने वर्ष 2024 बैच के IAS अधिकारियों के लिए आयोजित IAS प्रोफेशनल कोर्स फेज 2 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ये बड़ी खबर, जहां अकादमी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने अकादमी में आयोजित समापन समारोह में भाग लिया, जहां IAS प्रोफेशनल कोर्स फेज 2 का आयोजन वर्ष 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के तहत किया गया। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर उन्हें देश की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति के मसूरी आगमन को लेकर अकादमी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति मसूरी पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति के पहुंचने के लिए देखिए यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। उपराष्ट्रपति ने शास्त्री पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचे और यहां उन्होंने वर्ष 2024 बैच के IAS अधिकारियों के लिए आयोजित IAS प्रोफेशनल कोर्स फेज 2 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किए। जहां अकादमी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने अकादमी में आयोजित समापन समारोह में भाग लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां IAS प्रोफेशनल्स कोर्स फेज 2 का आयोजन वर्ष 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के तहत किया गया। जहां समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर उन्हें देश की प्राथमिक प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति के मसूरी आगमन को लेकर अकादमी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति के पहुंचने से पहले सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए और साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम थे जहां उपराष्ट्रपति की मौजूदगी रही। उपराष्ट्रपति के दौरे के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं और देखिए 19 अगस्त को राष्ट्रपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में 2025-27 के बैच भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से संवाद करेंगे। ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं।
और चंपावत जिला अस्पताल में ब्लड कॉम्पोनेंट यूनिट का लोकार्पण हुआ है। करीब 50 लाख की लागत से बनी यूनिट मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण किया और अब स्थानीय स्तर पर मिलेंगे जरूरी रक्त घटक। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है और ये अच्छी पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण किया है और अब स्थानीय स्तर पर जरूरी रक्त घटक मिलेंगे, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपावत जिला अस्पताल में ब्लड कॉम्पोनेंट यूनिट का लोकार्पण किया गया है। करीब 50 लाख की लागत से ये यूनिट बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका लोकार्पण किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ये अच्छी पहल मानी जा रही है, बड़ा कदम माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। तो जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। इसका शुभारंभ किया, जहां जिला चिकित्सालय परिसर में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि एवं दायित्वधारी श्याम नारायण पांडे समेत अन्य जन प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर यूनिट का उद्घाटन किया। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत उनके लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि कर्मभूमि है और यहाँ की जनता उनके परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट की शुरुआत जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ और रुद्रपुर के बाद चंपावत जिला अस्पताल में ये सुविधा शुरू हुई है। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस मिला है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट से नोटिस मिला है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये नोटिस है। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे गणेश जोशी। देहरादून विशेष अदालत ने नोटिस जारी किया है। ये बड़ी खबर, जहां विजिलेंस कोर्ट ने मंत्री को समन भेजा है। विजिलेंस कोर्ट ने मंत्री को समन भेजा है। ये बड़ा झटका बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्मिता जुड़ रही है। स्मिता, देखिए, ये एक तरह से कहे तो बड़ा झटका लगा है गणेश जोशी को। 3 सितंबर को उन्हें कोर्ट में पेश होना है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, आपको बता दें, इससे पहले भी जो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ये नोटिस मिले हैं। उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई बार जो है इस पर बातें उठी है और इस बार जो है उन्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है, जहां पर वो 3 तारीख को जो है पेश होंगे। 3 सितंबर को उनका नोटिस है। 3 सितंबर के दिन गणेश जोशी जो है वो विशेष अदालत में जो है पेश होंगे। वहां पर वो इसका पूरी जो जानकारी है वो अपनी देंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई संशय ना हो, क्योंकि लगातार जो है इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि गणेश जोशी जो है उनके ऊपर आय से अधिक की संपत्ति के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और पद पर रहते हुए उन्होंने लाभ उठाया है, जिसके चलते इस तरह के जो आरोप है वो लगाए गए थे। और इसी पर संज्ञान लेते हुए जो है कोर्ट ने उन्हें एक नोटिस जारी किया है और 3 सितंबर को जो है वो विशेष अदालत में पेश होंगे। मंत्री के खिलाफ किसी तरह का संज्ञान भी लिया गया है अभी? देखिए, अभी तक गणेश जोशी की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन देखिए, क्योंकि चुनाव का भी मौसम जो है वो शुरू हो गया है, चुनाव का साल है और ऐसे में किसी भी तरह के आरोपों का खंडन करना मंत्री के लिए बहुत जरूरी है। 2027 विधानसभा चुनाव में गणेश जोशी अपने तमाम जो क्षेत्र है वहाँ जाएंगे, वहाँ जनता से उन्हें संपर्क करना है। और बीजेपी इस बात का खास ख्याल रखती है कि अगर दागी छवि के नेता है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में उनका कोर्ट पर पेश होकर अपना तथ्य रखना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में गणेश जोशी पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें मुख्य आरोप क्या है स्मिता?
देखिए, उनकी तरफ से उनको जमीन को लेकर जो है कई तरह की बातें सामने आई हैं कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए जमीनों में ज्यादातर जो है इन्वेस्ट किया है और उनको जमीनों में उन्होंने ज्यादा लाभ लिया है। इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। साथ ही उनकी जो आय है उससे ज्यादा उनके पास संपत्ति नजर आ रही है, उनकी इनकम जो है वो नजर आ रही है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जो है गणेश जोशी को लगातार जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई बार घेरा गया है। ऐसे में अब वो कोर्ट के सामने पेश होगा और किस तरह से अपना पक्ष करते हैं ये देखना होगा हमें 3 तारीख को। जी बिल्कुल, देखिए 3 सितंबर का ये इसकी तारीख दी गई है। क्या 3 सितंबर को मंत्री को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना है या उनके वकील के जरिए भी पक्ष रखा जा सकता है? कोर्ट में जाएंगे तो वो ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा, उनकी सीट के लिए भी, उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी और उनके लगे हुए आरोपों के लिए एक करारा जवाब होगा उन तमाम लोगों के ऊपर जो लगातार उन पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन वो चाहे तो वो कोर्ट के जरिए भी अपनी बात वहां पर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देखना है कि वो खुद जाते हैं या फिर कोर्ट अपने वकील के जरिए वहां पर अपनी बात पहुंचाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा आरोप लगा है स्मिता। क्या ये मामला पहले भी विजिलेंस या किसी दूसरी अदालत के सामने उठ चुका है? और साथ ही शिकायतकर्ता ने क्या कोई दस्तावेज या सबूत अदालत के सामने पेश किया है? देखिए, इससे पहले तो विशेष अदालत ने जो है गणेश जोशी को किसी तरह का नोटिस नहीं जारी किया था और ना ही उन्हें समन दिया गया था। ये सिर्फ जो आरोप है वो लगाए जा रहे थे। लगातार ये मुद्दा कई बार जो है वो उठा है और उन्होंने इस पर सफाइयां भी अपनी दी हैं कि इस तरह की बातें नहीं है, अगर कोई सबूत है तो वो दीजिए। दरअसल आरटीआई के तहत ये बातें सामने आ रही है और आरटीआई की जब बातें आती है तो उसमें जो शिकायतकर्ता का पक्ष है वो कोर्ट में किस तरह के अपने जो है सबूत पेश करता है ये देखना होगा। लेकिन अब देखना ये है कि गणेश जोशी इस पर अपना क्या बयान देते हैं, अपनी क्या सफाई जो है वो कोर्ट के सामने रखते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और उत्तराखंड बीजेपी ने सांगठनिक जिलों के प्रभारी बदले हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां सभी सांगठनिक जिलों के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सभी प्रभारियों के नामों का भी ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से सूची जारी की गई है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने सूची जारी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जो आपको बता दें सभी सांगठनिक जिलों के लिए ये ऐलान किया गया है। सभी प्रभारियों के नामों का ऐलान किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से सूची जारी की गई है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने ये सूची जारी की है और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड बीजेपी ने सांगठनिक जिलों के प्रभारी बदले हैं और इसके साथ ही साथ सभी सांगठनिक जिलों के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर, जहां से प्रभारियों के नामों का ऐलान किया गया है। और देखिए, उत्तराखंड बीजेपी ने सांगठनिक जिलों के जो प्रभारी बदले हैं उसकी सूची जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। तमाम ये नाम जो है बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 19 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी घोषित किए हैं। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने ये सूची जारी की है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें संगठनात्मक जिले उत्तरकाशी में नवीन ठाकुर को प्रभारी, विनोद रतूड़ी को सह प्रभारी चमोली से, संपत सिंह रावत को प्रभारी, महावीर पंवार को सह प्रभारी और इसके साथ ही तमाम जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव किया गया है उत्तराखंड में। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने ये सूची जारी की है। और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया सुधार परीक्षा रिजल्ट। सुधार परीक्षा में सफल छात्रों को बड़ी राहत मिली है। मेहनत से अंक सुधारने का एक और मौका मिला। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बधाई दी है, सफल छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक साझा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया है सुधार परीक्षा रिजल्ट। सुधार परीक्षा में सफल छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
ये बड़ी और अहम जानकारी। मेहनत से अंक सुधारने का एक और मौका मिला है। तो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड कार्यालय में हाई स्कूल व इंटर की प्रथम और द्वितीय सुधार परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। बोर्ड सभागार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने रिजल्ट घोषित किया है। और देखिए, हाई स्कूल में 2 विषय व इंटर में 1 विषय में फेल होने पर छात्र छात्राएं 3 बार सुधार परीक्षा दे सकते हैं। इसी के तहत 2026 की प्रथम और 2025 की तृतीय सुधार परीक्षा 22 जुलाई से 29 जुलाई तक हुई थी। 3 अगस्त से 7 अगस्त तक मूल्यांकन हुआ, जिसके बाद आज रिजल्ट घोषित किया गया है। और देखिए, डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। 20 और 21 अगस्त तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत कई अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया जा रहा है। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रहा है, जबकि नेपाली दल की अगुवाई गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को और बेहतर बनाए रखना और आपसी समन्वय को मजबूत करना है। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीमा सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस की बात कही जा रही है। 2 दिन चलेगी भारत नेपाल की ये बैठक, जहां भारत नेपाल सीमा प्रबंधन पर आज से मंथन शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर, जहां 14वीं JWG की ये बैठक हुई है। सीमा सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पहाड़ों में भूस्खलन, नदी नालों में उफान का अलर्ट। मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से अब तक कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से अब तक कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूल को बंद कर दिया गया है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 जिलों में भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सरकार ने प्रशासन से साक्ष्यबद्ध व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और पर्यटकों से भी ये अपील की गई है कि संवेदनशील इलाकों में ना जाएं, संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें। घर से बाहर ना निकलने की भी अपील की गई है।
और खबर पिथौरागढ़ से, जहां एसएसबी की अंतर सीमांत मुख्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ है। प्रतियोगिता में बल मुख्यालय दिल्ली समेत सीमांकन मुख्यालय की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और देश भर से पहुंचे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन जिले के लिए महत्वपूर्ण है और खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में दिल्ली, रानीखेत, लखनऊ, पटना, सिलीगुड़ी, तेजपुर, गुवाहाटी और ट्रेनिंग सेंटर की टीमें शामिल है। मुकाबले में स्पोर्ट्स स्टेडियम और सरस्वती जवाहर डसी लाज बैडमिंटन एकेडमी में खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता 22 अगस्त तक चलेगी और देश भर से आए खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इसका शुभारंभ किया है। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर, हमारा जो नेपाल, चाइना, तिब्बत का बॉर्डर है, ऐसे एसएसबी के द्वारा ये आयोजन पूरे देश भर में जो हमारी 8 सीमांत क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों के आए हमारे बैडमिंटन और खिलाड़ी, और उनके द्वारा यहाँ पर को आज खेल का शुभारंभ हुआ है। मैं यहाँ के आयोजक मंडल के रूप में अमित जी को बहुत बधाई देता हूँ। और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली है। सिख दंगों में दोषी करार दिए गए थे। कांग्रेस के पूर्व सांसद थे सज्जन कुमार। तिहाड़ जेल में बंद थे सज्जन कुमार और ऐसे में उनका दुखद मौत हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सिख दंगों में दोषी करार दिए गए थे सज्जन कुमार। कांग्रेस के पूर्व सांसद थे और तिहाड़ जेल में सज्जन कुमार बंद थे। और देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद सज्जन कुमार का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1984 सिख विरोधी दंग मामले में आपको बता दें, वे तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 27 अप्रैल 2022 को उन्हें दंगों से संबंधित एक मामले में जमानत मिली, लेकिन दूसरे मामले में दोषी ठहराए जाने की वजह से वो जेल में ही बंद रहे और ऐसे में उनका आज निधन हो गया है। 7 सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे सज्जन कुमार। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में पाया गया था और अप्रैल 2026 में उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था। और ये बड़ी जानकारी, जहां सज्जन कुमार का तिहाड़ जेल में निधन हो गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद थे सज्जन कुमार। तिहाड़ जेल में बंद थे सज्जन कुमार, जहां उम्र कैद की सजा काट रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।